ओए ये खत्म ही होगी देख पूरी। तू पागल हो गया तेरे नीचे नाड़ लग रही है। ऊपर है तो ऊपर में नीचे तो नीचे क्यों है? मैंने लगा कर टाइम पे ये बंद होगी। अबे नारी का तूने मेरे को बताई मैंने ऐसे करने लगी होगी बंद। जाए नाले में सब इसको लगा कर। आपने दूसरी एप्लीकेशन खोल दी, यहाँ क्लिक करो, यहाँ पे जाओ। हाँ जी बेटा आवाज आ रही है मेरी? हेलो हाँ जी कौन है? ओके बेटा अपनी बुक निकालो। एनसीईआरटी की बुक का पेज नंबर आप निकालिए 62। ओके हेलो पेज नंबर 62 जिस पर मैप दिया गया है इसको निकालिए और इसके साथ ही 63 पेज। कल हमने पढ़ा था कोयले के बारे में, आज हम करेंगे कोयला और आप इसको खनिज तेल के बारे में पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राकृतिक गैस। तो देखिए प्राकृतिक गैस, आप यहां से पेंसिल उठाइए हाथ में और जो भी चीजें इंपॉर्टेंट आती जाएंगी मैं आपके साथ साथ यहीं पर अंडरलाइन कराऊंगी। आप लिखिए प्राकृतिक गैस स्वच्छ ऊर्जा का संसाधन है। कैसी ऊर्जा है प्राकृतिक गैस? नोट कीजिए कैसी ऊर्जा है? स्वच्छ, जो पेट्रोलियम के साथ या अलग भी पाई जाती है। यानी जो प्राकृतिक गैस है ये हमें पेट्रोलियम जहां पर होता है वहां भी मिल सकती है और उसके अलावा भी मिल सकती है। इसे ऊर्जा के एक साधन के रूप में तथा पेट्रो रसायन उद्योग के एक औद्योगिक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। तो सबसे पहले जो प्राकृतिक गैस का स्थान है वो कहां कहां पर मिल सकती है हमें? पेट्रोलियम के साथ व अलग कहीं भी मिल सकती है। जरूरी नहीं है कि जो प्राकृतिक गैस है वो हमें पेट्रोलियम जहां पर है वहीं पर मिले। कहने का तात्पर्य ये कि जहां पर पेट्रोलियम है वहां पर भी मिल सकती है और नहीं है वहां पर भी। ये ऊर्जा का एक स्वच्छ साधन है यानी पर्यावरण को कम प्रदूषित करता है। ऊर्जा का स्वच्छ और साफ औद्योगिक कच्चे माल के रूप में इसका प्रयोग जो होता है पेट्रो रसायन, पेट्रो रसायन उद्योग में एक कच्चे माल के रूप में, जैसे हम कपास को सूती वस्त्र उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं, उसी तरह से प्राकृतिक गैस जो हम पेट्रो रसायन उद्योग है उसमें एक कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। नोट कर लिया बेटा? हाँ जी हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड के कम उत्सर्जन के कारण प्राकृतिक गैस को पर्यावरण उन्मूलक माना गया है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसकी अपेक्षा इसकी तुलना में प्राकृतिक गैस को, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ये थोड़ा सा स्मेल देती है, लेकिन प्राकृतिक गैस है ये पर्यावरण के अनुकूल है, इसलिए ये वर्तमान शताब्दी का ईंधन है। यानी जो आने वाला समय है या जो अब चल रहा है उसमें हम इसको अपने अनुकूल मान सकते हैं। कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार है। कहां कहां पर? जहां पर कृष्णा है, गोदावरी बेसिन का मतलब है जहां से ये बहती हैं, कृष्णा गोदावरी बेसिन घाटियों में जहां पर कृष्णा गोदावरी के स्रोत हैं प्राकृतिक गैस के, वहां पर विशाल भंडार पाए गए हैं। पश्चिमी तट के साथ साथ जो हमारा मैप पे हम ये दिखाते हैं पश्चिमी तट, तो उसके साथ साथ मुंबई हाई में भी
और सन्निहित क्षेत्रों की खंबात खाड़ी में, कहां कहां पर, कृष्णा गोदावरी के बेसिन में, मुंबई हाई में, और आपको क्षेत्र पता होना चाहिए, खंबात की खाड़ी, वहां वहां पर हमें क्या प्राप्त होती है, प्राकृतिक गैस। मेन चीजें आप अंडरलाइन अपनी बुक में भी कर सकते हो और लिख भी सकते हो, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जहां पर हम यहाँ पर इसके साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी जोड़ सकते हैं, जहां पर हमें प्राकृतिक गैस मिल पाती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ओके, नोट करो बेटे इसको। 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, जिसको हम कहते हैं HVJ, ऐसे हजीरापुर, V से विजयपुर, J से जगदीश, शॉर्ट फॉर्म है इसकी HVJ, ठीक है, विजयपुर, जगदीशपुर और हजीरा। यहां 1700 किलोमीटर लंबी लाइन है ये पश्चिमी व उत्तरी भारत के उर्वरक, विद्युत व अन्य उद्योगों जो भी क्षेत्र है, ये प्राकृतिक जो पाइपलाइन है उन सबको आपस में जोड़ती है। इस धमनी से भारत के गैस उत्पादन को संवेग मिलता है। ऊर्जा व उर्वरक उद्योग प्राकृतिक जो गैस है उसके प्रमुख प्रयोक्ता है, यानी जितने भी उर्वरक उद्योग है, जो भी ये गैस का उत्पादन करने वाले, वहां पर प्राकृतिक गैस का मूल्य बहुत ज्यादा है। गाड़ियों में तरल ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस संपीड़ित करने के बाद प्रयोग की जाती है। ये आजकल आप देख रहे हो ना, CNG का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि पर्यावरण भी साफ रहे और ये जो हमारा प्रदूषण फैलता था उसको भी ये बचाकर रखती है और सस्ता साधन है। बाकी जो खनिज तेल है, जो भी जीवाश्म ईंधन है, उनकी बजाय प्राकृतिक जो गैस है ये सस्ती पड़ती है हमें, और ये पेट्रोलियम के साथ साथ पाई जाती है। अपना मैप निकालिए 62 पेज, देखिए यहां से ये आ रही है, ये जो आपके मैप में ये लाइन दिखाई दे रही है, ये वाली, ये जो दिखा रहे हैं, ये आपको दिखाई दे रही है बेटा स्पष्ट? देखो मैं आपके नजदीक ला दिखाती हूँ, ये वाली जो पाइपलाइन है दिख रही है बेटा, ये पाइपलाइन देखो यहां से आ रही है ये, और ये यहां से होती हुई, ये देखो यहां से, ये कितने राज्यों से होती हुई, हजीरा से, यहाँ ये मुंबई, यहाँ गुजरात के नीचे से हजीरा से होती हुई ये यहाँ से इन क्षेत्रों को क्रॉस करती हुई ये यहाँ तक जाती है। ये प्राकृतिक गैस है, यहाँ से ये पाइप आप वाली, ये आज आपको मैप में ये घर पे देखनी है अपनी बुक से, और ये आपके एग्जाम में भी आ सकती है कि हजीरा जगदीशपुर विजयपुर पाइपलाइन को शो कीजिए। तो इसके बीच बीच में देखिए क्षेत्र कौन से आते हैं, हजीरा, अंकलेश्वर, झाबुआ, विजयपुर, अंता, औरैया, जगदीशपुर, शाहजहांपुर, आंवला और बबराली, साहियाबाद, जहां जहां से क्रॉस करती है, और ये गुड़गांव दिल्ली तक जाती है। इसके थ्रू प्राकृतिक गैस सप्लाई होती है। देखिए जो प्राकृतिक गैस है, इसका अगर आपसे कोई महत्व पूछे कि प्राकृतिक गैस का आप मूल्य क्या है, इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं, तो वो कैसे बताएंगे आप? क्वेश्चन बनेगा आपका कि भारत जैसे ऊर्जा की कमी वाले देश में प्राकृतिक गैस एक बहुमूल्य उत्पाद कैसे है? तो इसका उपयोग जो है वो पेट्रो रसायन उद्योग में कच्चे माल की जगह पर प्रयुक्त होता है, और ये ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रयोग की जाती है। दूसरा उपयोग इसका प्राकृतिक गैस पर आधारित शक्ति संयंत्र के निर्माण में इसमें कम समय लगता है। दूसरा, उर्वरक संयंत्रों की स्थापना से उत्पादन क्षमता को भी बचाया जा सकता है, और एक बार इसको जब बिछाते हैं ना पाइपलाइन को तो काफी खर्चा आता है, लेकिन उसके बाद ये सस्ती पड़ती है। यह ऊर्जा का सबसे बड़ी जो इसकी विशेषता है कि प्रदूषण मुक्त है, ये प्रदूषण मुक्त संसाधन है। और फिर ये कहां कहां पर पाई जाती है, ये मैंने आपको लिखवा दिया
1700 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन है ये। मुंबई बसीन से हजीरापुर, विजयपुर, जगदीशपुर तक होती हुई ये आगे जाती है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, ये था प्राकृतिक गैस। अब आते हैं विद्युत उत्पादन। विद्युत जो है, आधुनिक विश्व में विद्युत के इतने ज्यादा विस्तृत प्रयोग होने लगे हैं कि व्यक्ति उपभोग को विकास का सूचकांक मानते हैं। दो प्रकार से उत्पन्न की जा सकती है बिजली। किस किस तरह से? एक तो प्रवाही जल से, यानी जो जल बहकर आता है बांधों के जरिए, नदियों का जो जल होता है, उससे हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? बिजली। हाइड्रो टरबाइन चलाकर, यानी बहते हुए जल का एकदम गिरना, उससे हम हाइड्रो टरबाइन चलाकर जल विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो बिजली हमें प्राप्त होती है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, वो हम विद्युत से जो है वो हम जल से प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा जो साधन है ईंधन, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस होगी, इसको जलाने से टरबाइन जलाकर जो हम बिजली पैदा करते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? ताप विद्युत। यानी विद्युत के भी दो रूप हैं, एक जल विद्युत, दूसरी ताप विद्युत। जल विद्युत जो प्राप्त होगी वो हमें नदियों के जल से, या ज्वार जब उत्पन्न होते हैं समुद्र में तब, यानी जब पानी के अंदर जो भी हम विद्युत मिलती है पानी के द्वारा, जिसको हम प्राप्त करते हैं, वो क्या कहलाएगी? जल विद्युत। और जो हमें प्राकृतिक गैस से या कोयले से, पेट्रोलियम से, किसी भी जीवाश्म ईंधन को जलाकर ताप से प्राप्त होती है, उसको हम क्या कहेंगे? ताप विद्युत। एक बार उत्पन्न हो जाने के बाद, चाहे वो ताप से पैदा हुई हो, चाहे वो आपको पानी से बिजली पैदा हुई हो, बिजली बिजली है। एक बार जब हमें कोई विद्युत प्राप्त हो जाती है, बस उसको ये है कि हम जैसे जैसे नवीनीकरण आता है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का ज्यादा ज्ञान होता है, तो हम संसाधनों का प्रयोग और बेहतर करते चले जाते हैं। देखिए, पहले केवल एकमात्र साधन था कि हम केवल पानी से ही विद्युत पैदा कर सकते थे, लेकिन अब हम ताप से भी पैदा कर सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे मनुष्य की नॉलेज बढ़ती है, और जब बढ़ती है तो वो संसाधनों का उपयोग और ज्यादा अच्छे तरीके से करना स्टार्ट कर देता है। मानचित्र की सहायता से अपने राज्य के ताप विद्युत गृह को ढूंढिए। आज का जो भी आपके होंगे ना, इससे मैप से संबंधित जो भी क्वेश्चंस बनेंगे, आपको एक तो करनी है प्राकृतिक गैस। मैप वर्क में प्राकृतिक गैस कहां से कहां तक ये जा रही है, इसकी लाइनें, ठीक है। दूसरा ताप विद्युत केंद्र, कि कहां से हम बिजली को ताप के द्वारा प्राप्त करते हैं। तीसरा जल विद्युत केंद्र, जहां जहां पर भी बांध है, नदियां हैं, वहां से ताप विद्युत केंद्र करने हैं आज आपने। परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा, ऊर्जा की संरचना को बदलने से प्राप्त की जाती है। ये परमाणु ऊर्जा दिखा रहा है कि किस तरह से हम परमाणु ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। जो भी छोटे छोटे अणु होते हैं, उनके विखंडित होने से परमाणु ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। जब ऐसा परिवर्तन किया जाता है तो उष्मा के रूप में काफी, यानी उष्मा गर्म होती है, उष्मा के रूप में काफी ऊर्जा विमुक्त होती है, और इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है। यानी परमाणु ऊर्जा से कि अणुओं की जो संरचना है उसको बदलकर भी हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? विद्युत ऊर्जा। इसका उपयोग यूरेनियम और थोरियम, कौन सी दो चीजों से हमें परमाणु प्राप्त होती है? यूरेनियम और थोरियम। ये कहां पर है? झारखंड में, उड़ीसा। ये राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला में भी पाए जाते हैं, झारखंड और राजस्थान में। पहले आप ब्लैक बोर्ड वाला इतना नोट कर लो, फिर मैं इसको रब कर देती हूँ, फिर आगे करवाती हूँ, ठीक है। ऊर्जा के उत्पादन में हम आणविक ऊर्जा का प्रयोग भी करते हैं। केरल में जो मोनोजाइट रेत है, जो बालू के कण, हेलो, हाँ जी बोलो, क्या पूछ रहे हो?
देखो सबसे पहले आपको अंतर समझ आ जाना चाहिए कि ताप ऊर्जा क्या है और जल ऊर्जा क्या है। ताप ऊर्जा जो होती है वो हमें जीवाश्म ईंधनों से, आणविक खनिजों से, कोयले और प्राकृतिक गैस से प्राप्त होती है। जल ऊर्जा का उत्पादन किससे किया जाता है? भंडारित जल से। वो जल हमें बांध के रूप में भी मिल सकता है, नदियों से भी प्राप्त हो सकता है, जहां पर भी जल के स्रोत होंगे और अच्छी मात्रा में जल उपलब्ध होगा। तो जो ताप ऊर्जा है ये समाप्त होने वाले संसाधन है, और जो जल ऊर्जा है ये नवीकरण योग्य संसाधन है, समाप्त भी हो जाएंगे तो दोबारा प्राप्त हो जाएंगे। पानी कहीं ना कहीं से भी दोबारा प्राप्त होगा, नदियां आती रहती हैं तो पानी की प्राप्ति होती रहेगी। ताप ऊर्जा प्रदूषण फैलाएगी, क्योंकि जब ताप के द्वारा हम कोई भी चीज प्राप्त करेंगे तो वो जलेगी, और जलकर हमें ताप ऊष्मा प्राप्त होगी तो वो प्रदूषण फैलाएगी। लेकिन जो जल ऊर्जा है ये प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। पर या जो भी योजनाएं किसी भी स्थान पर, जो ताप ऊर्जा है हम इससे किसी भी स्थान पर कोई भी परियोजना शुरू कर सकते हैं, लेकिन जल परियोजनाएं केवल जल वाले संसाधन जहां पर है उनके आसपास ही प्रयुक्त होंगी। तो इस तरह से आज हमने जल से संबंधित, ताप से संबंधित ऊर्जा के बारे में पढ़ा, प्राकृतिक गैस के बारे में पढ़ा। अब हम चल रहे हैं परमाणु ऊर्जा के बारे में। जो परमाणु ऊर्जा के केंद्र हैं ये कहां कहां पर हमें प्राप्त हो सकते हैं? गुजरात में, महाराष्ट्र में, राजस्थान का जो रावत बाटा है वहां पर, कोटा में, तमिलनाडु का जो क्षेत्र है कल्पक्कम वहां पर, और उत्तर प्रदेश में। ये आपको मैप में शो करनी है। ताप विद्युत केंद्र, परमाणु ऊर्जा केंद्र, और मैप को साथ में भरना है एनसीईआरटी की बुक से देखकर। ये सारे स्थान है, और उत्तर प्रदेश में नरोरा, ये मैप में पूछे जा सकते हैं आपसे। इतना करिए आप अभी। हम परमाणु ऊर्जा को प्राप्त कैसे करते हैं? ये अणु के केंद्र बिंदु से प्राप्त होती है। परमाणु ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिन पर दिन ऊर्जा हमें चाहिए होती है। हमें हर रोज ऊर्जा की डिमांड होती है। प्राकृतिक साधन जो भी है, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, लंबे समय तक चलने वाले नहीं है। लंबे समय तक क्या चलेगी? केवल ऊर्जा। इसलिए हमें ऊर्जा की जो भी वरीयता है, श्रेष्ठता है, उसको समझना चाहिए, और ऊर्जा हमें प्राप्त करने के लिए जितने भी प्रयत्न किए हैं उन प्रयत्नों को साकार करना है, कि हमें ऊर्जा को वेस्ट नहीं करना है। अत्यधिक मात्रा में हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसको सुरक्षित करके रखना, उसको एक तरीके से सुनियोजित तरीके से यूज करना भी जरूरी है। परमाणु ऊर्जा बहुत किफायती होती है, दो प्रमुख खनिजों से प्राप्त होती है, हमें यूरेनियम और थोरियम। ये सिंहभूम जिला है जो झारखंड का, वहां से हमें प्राप्त होती है। केरल की जो मोनोजाइट बालू रेत है वहां से प्राप्त होती है। इतना करियास। देखो अपना मैप निकालो बेटा 64 पेज पर। यहाँ पर ये देखो, ये वाला पेज निकालना हमने 64 पेज पर। आणविक और तापीय दो तरह की ऊर्जा दिखा रखे। आणविक का मतलब है जो ऊर्जा हमें अणु से प्राप्त हुई, तापीय जो विद्युत से प्राप्त हुई, जो हमें ताप से प्राप्त हुई। तो रेड जो मार्क दे रखा है ट्राइंगल शेप में वो आणविक ऊर्जा है, जो गोल्ड डॉट दे रखा है वो तापीय है। कहाँ कहाँ पर मिल सकती है? मेन चित्र देख लो। एक नरोरा को टिक करो, ये पूछा जा सकता है। रावत बाटा जो आपका राजस्थान में है, नरोरा यूपी में, और यहाँ पर काकरपारा दिखा रखा है गुजरात से नीचे, तारापुर है, कैगा है, कलपक्कम है। ये 5 जगह ही है, आपको लिख लो। आणविक ऊर्जा के स्रोत डालो, हेडिंग में लिखवाती हूँ, लिखो लिखो जल्दी से। आणविक ऊर्जा के स्रोत कहां कहां पर है? पहला स्थान लिखो नरोरा उत्तर प्रदेश में, रावत बाटा राजस्थान में, काकरपारा गुजरात में, और तारापुर जो है ये भी गुजरात में है, दांडी के आसपास।
कैगाम महाराष्ट्र में, कलपक्कम, पांचों नाम लिखो आप। ठीक है, उसके बाद ये जो बचते हैं तापीय ऊर्जा वाले। तापीय ऊर्जा के 5 कोई बढ़िया क्षेत्र कर लो। एक नवेली करो, तूतीकोरन कर लो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नासिक कर लो, सिंगरौली, चंद्रपुरा, दुर्गापुर, तलचट, गांधीनगर, अहमदाबाद में। देखो कितनी जगह पर दिखाए गए हैं। तापीय ऊर्जा बहुत ज्यादा जगह पर प्राप्त हो रही है, क्योंकि कहीं भी कर सकते हैं जहां पर हमें ये प्राकृतिक गैस प्राप्त होगी। ताप जहां ज्यादा होगा, पर्याप्त मात्रा में होगा, वहां पर हम कर सकते हैं। गांधी गुजरात में काफी मात्रा में दिखाया गया है। मैप में आज आपको ये तीनों चारों चीजें फिल करनी है बेटा। हेलो, जल्दी देखो बेटा इसको। ये साधन थे सारे ऊर्जा के परंपरागत। परंपरागत कौन से संसाधन होते हैं? जो अनवीकरण योग्य संसाधन होते हैं, जो एक बार खत्म हो गए तो जल्दी से प्राप्त नहीं होते, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है। और गैर परंपरागत वो संसाधन होते हैं जो हमें ऊर्जा के रूप में प्राप्त होते हैं। सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा है, ताप ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा, कोई भी। ये संसाधन जो भी परंपरागत होते हैं, ये 100-200 साल तक के बाद खत्म हो जाएंगे। लेकिन जो ऊर्जा के स्रोत हैं, कौन से? गैर परंपरागत, वो कभी खत्म नहीं होते, इसलिए इनको बनाने में ज्यादा महत्व दिया जाता है। वायु तथा जल प्रदूषण फैलाते हैं परंपरागत संसाधन, जबकि गैर परंपरागत संसाधन कोई भी प्रदूषण नहीं फैलाते। तो देखिए, हर तरह से अगर हम देखें ना, प्रदूषण फैलाते हैं, काफी लॉन्ग टाइम तक रहेंगे, किसी भी स्थान पर पैदा कर सकते हैं ज्यादा आप, तो ज्यादा बेहतर कौन से हैं? गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन। ऊर्जा के, अब बुक पे आइए 65 पेज पर। ऊर्जा के बढ़ते उपयोग ने देश को कोयला, तेल, गैस जैसे जीवाश्म ईंधन पर ज्यादा निर्भर बना दिया है। गैस से तेल की बढ़ती कीमतें, आए दिन आप देखते हो पेपर में, आज इतने पेट्रोल के दाम बढ़ गए, आज इतना ज्यादा डीजल महंगा हो गया। तो उससे क्या होता है? कमी होती है। जब ज्यादा कमी होती है तो कीमतें बढ़ जाती हैं। भविष्य में इससे क्या होगा कि जो ऊर्जा की प्राप्ति हमें होनी भी असंभव हो जाएगी, यानी हम चिंता में रहेंगे, अनिश्चित, कि पता नहीं चीजें मिल पाएंगी या नहीं मिल पाएंगी। इसके राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में लगातार जो दाम बढ़ रहे हैं या इसकी कमी हो रही है, वो एक चिंता का विषय है। इसके लिए जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग करने के लिए बल दिया जाता है। पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं। नवीकरण योग्य ऊर्जा संसाधन बजाय, मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो भी ऊर्जा के परंपरागत संसाधन है, ये एक समस्या को क्रिएट करते हैं। हालांकि हमारे पास कोई स्रोत नहीं है तो हमें प्राप्त तो करनी है, और इतना बड़ा देश है तो उसकी जो संसाधन है जितनी मात्रा में प्राप्त होंगे उतने ही कम पड़ जाते हैं, इसलिए हम उनको यूज कर रहे हैं। अभी तक हमें इनकी ऊर्जा स्रोतों की जानकारी नहीं थी, तो उससे पहले हम परंपरागत साधनों पर ही थे, कर रहे थे ना यूज आज तक भी। तो लेकिन जब हमें उससे बेस्ट चीज मिल गई है, तो उस ऊर्जा संसाधन उसको हमें विकसित करना चाहिए। वो ऊर्जा हमें कहां से प्राप्त हो सकती है? सौर ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से, ज्वारीय ऊर्जा से, जैविक ऊर्जा से, अवशिष्ट पदार्थों से, हमें कहीं से भी ये ऊर्जा प्राप्त हो सकती है, जिसे हम क्या कहते हैं? गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन। भारत में धूप, जल और जितने भी साधन है जीवों के जीने के लिए, वो एक पर्याप्त मात्रा में है। उनसे हम नवीकरण योग्य ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं और बेहतर हम आगे अपने जीवन को और थोड़ा सा सफल, सुगम बना सकते हैं। जैसे रोज आए दिन लगता है कि आज डीजल कम है, आज पेट्रोल के दाम बढ़ गए, और साधनों के बिना इंसान कुछ नहीं कर सकता। कारखानों में है या घर में दैनिक जीवन में हमें ऊर्जा किसी न किसी रूप में चाहिए होती है। तो जैसे जैसे हम ऊर्जा के नए स्रोतों की तरफ बढ़ रहे हैं,
उनका ज्यादा हमें फायदा महसूस होता है, तो उसका यूज करने का तरीका आना चाहिए, उसको बनाना आना चाहिए। अब अगले टॉपिक पर कि सौर ऊर्जा हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हम तापीय ऊर्जा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ज्वारीय ऊर्जा कैसे बनती है, एक एक ऊर्जा के बारे में हम कल से अध्ययन करेंगे। आज प्राकृतिक गैस के बारे में, हमने तापीय ऊर्जा के बारे में, और जो विद्युत ऊर्जा थी इसके बारे में पढ़ा। ठीक है, गैर परंपरागत संसाधनों के बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज हमने परंपरागत संसाधनों को कंप्लीट किया है, और शायद आपका अगली क्लास का टाइम हो रहा है, लगभग 2-1 मिनट है, तो नया टॉपिक शुरू भी नहीं करेंगे। नया स्टार्ट करते ही फिर आपको वो कंप्लीट करना पड़ता है, लंबा टाइम लगेगा उसमें, तो उसको हम कर पाएंगे। आप बताइए, आपको कहीं पर कोई दिक्कत, या बेटा क्वेश्चन आप उतार रहे हो ना रोज की रोज जो मैं आपको भेज रही हूँ? हेलो, हाँ जी, क्वेश्चन अपने साथ साथ लिखते रहिए और अपनी अटेंडेंस लगाइए बेटा प्लीज। जो भी बच्चे आए अपने अटेंडेंस वाले मार्क को क्लिक करो। जो भी यहाँ ज्वाइन हुए बच्चे आज, बेटा अटेंडेंस अपने प्लीज लगाओ। ओके, हाँ जी। कितने बजे नेक्स्ट क्लास आपकी? हेलो, नेक्स्ट टाइम क्लास का टाइम हो रहा है, कितने बजे बेटा आपकी? आपकी कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। जब मैं आपके टेस्ट में हुई ना, फिर नंबर पूरे आने चाहिए। ज्वाइन बहुत कम बच्चे हो रहे हो, पता नहीं क्या बात। अभी तो कोई टेस्ट शुरू नहीं हुए, कोई आपकी नोटबुक में चेकिंग हो रही है, फिर भी आप आते हो, सुन के चले जाते हो। क्या पता क्या रिस्पॉन्स आपका आ रहा है, टेस्ट से पता लगेगा, नोटबुक से पता लगेगा। अपना काम कंप्लीट रखिए, किसी भी दिन लिए जा सकते हैं। ठीक है बेटा। हेलो, क्यों 10:50 हो गया, 45 से बज गई, तो मैं तो अपने फोन से ले रही थी हिसाब से। हेलो बेटा, हाँ जी, उतार लिया इसको? हाँ, अब एक क्वेश्चन अगर उठ जाए कि हमें ऊर्जा की जरूरत क्यों है, क्यों हम इतनी ऊर्जा को प्राप्त करने पर जोर दे रहे हैं, तो ऊर्जा एक मूलभूत साधन है बेटा। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में जैसे कृषि हो गई, उद्योग हो गए, परिवहन हो गए, हमारी जो घरेलू जरूरतें हैं वो सब बिजली से पैदा होती है, जो ऊर्जा से ही चलती है। चाहे वो किसी भी रूप में ऊर्जा हमें प्राप्त हो, परिवहन संचार के साधनों को रीढ़ की हड्डी कहा जाता है किसी भी देश के लिए। लेकिन ये किससे चलेंगे? ऊर्जा से। ऊर्जा नहीं होगी तो हम किससे चलाएंगे इनको? ना तो परिवहन चलेंगे, ना हमारी जैसे वायु परिवहन है, रेल परिवहन है, को सड़क परिवहन है, सब में ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, सब में ईंधन लगता है, ईंधन को ऊर्जा बोलते हैं। विकसित देशों में बिजली का प्रति व्यक्ति उपयोग किया जाता है। बड़े बड़े जो देश हैं वहां पर पानी का भी किस व्यक्ति ने कितना पानी यूज किया, दिल्ली जैसे शहरों में लीटर के हिसाब से। इसी तरह रोजमर्रा के जीवन में हम खाना बनाते हैं, प्रेस करते हैं, या कोई भी हम इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान यूज करते हैं, ताप या ऊर्जा की जरूरत पड़ती ही है हमें कहीं ना कहीं। तो औद्योगिकरण ने जो क्रांति आई है ना उद्योगों से हमारे, उससे क्या है, ज्यादा से ज्यादा लागत हो रही है ऊर्जा की। चाहे वो जीवाश्म ईंधन के रूप में हमें प्राप्त हो, चाहे वो प्राकृतिक गैस के रूप में प्राप्त हो, हमें ताप के रूप में प्राप्त हो, जल ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो, किसी भी तरह की सूर्य से प्राप्त ऊर्जा हो, हमें ऊर्जा की जरूरत हर जगह पे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा हम कहाँ से आ सके और साफ प्रदूषण मुक्त हो, इसके उपाय निरंतर किए जा रहे हैं और विकसित भी हो रहे हैं ऊर्जा के मामले में।
लेकिन उसका प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। जितनी जरूरत हो उतनी ही, जितने कंज्यूम करने की जरूरत है उतना ही करें, बाकी उसको बीच में ऐसे नहीं कि वेस्ट हम बल्ब जलाए चले गए छोड़ के, खाली चीजें चल रही हैं, ऐसे नहीं। ठीक है बेटा, ऊर्जा के बहुत सारे हमारे जीवन में उपयोग हैं, बहुत सारे। धीरे धीरे अगर हम लापरवाही से किसी भी चीज का यूज करेंगे तो खत्म हो जाएगी। खत्म होगी तो वो परेशानी भी आने वाली पीढ़ी को होगी या हमें होगी। बट आप उतार लो इसको, और आपके नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है, आप अपना वहां के लिए तैयारी करो। ठीक है बेटा, जो पढ़ाया है इसकी पिक में भेज दूंगी, आप क्वेश्चंस लिख लेना। CR ऐप में जाकर देखा करो, आपको क्वेश्चंस की जो PDF है वहां से मिलेगी। ठीक है बेटा। हेलो हेलो, हाँ जी बेटा, यू कैन नाउ लीव आउट, टाइम हो गया आपके क्लास का। हेलो, हाँ जी। छोड़ो बेटे क्लास, लीव आउट करो एक एक करके। हाँ जी, परजीत, तरुण, अर्पित, ये कौन है? जय। एक एक का नाम लेके बंद करवाने पड़ेंगे हैं।